हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। दोस्तों, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत बोलते हैं। ठीक है, विद्युत। अब दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली आप लोग का दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट में। एक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लोग का दो चीज़। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। ठीक है, आप लोग को हिंदी में भी बता दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्थिर वैद्युत, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। तो आप लोग को दो पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। तो दोस्तों, हम लोग जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करें। ठीक है, हम लोग का जो सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो पहले हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट क्या होता है? आप लोग का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो कितना चार्ज है, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, और पर यूनिट टाइम के लिए टी। ठीक है, तो ये आप लोग का करंट होता है। ठीक है, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम यानी कि टी, और कितना चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो इसका हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम, सॉरी, इसका चार्ज का क्या होता है यूनिट? कूलम होता है सी, और टाइम का क्या होता है? एस। ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड, या फिर इसको एक और यूनिट हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पियर। ठीक है, एक यूनिट इसका होता है एम्पियर। तो आप लोग को दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कूलम पर सेकेंड किसका यूनिट है, और एम्पियर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग को बता दिया जो कूलम पर सेकेंड है ये भी आप लोग का करंट का यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, करंट जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डीसी करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है, तो डीसी करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है सिंगल डायरेक्शन में। जब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ये डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो ये क्या होता है दोस्तों? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट जो है दोस्तों वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या होता है? आप लोग का चेंज होते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो जो है वो चेंज होते रहता है हर एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इंटरवल में। और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है और डायरेक्शन जो है, फ्लो और जो डायरेक्शन है वो हर एक टाइम पीरियड में चेंज होते रहता है। ठीक है, इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि ये जो डीसी करंट है दोस्तों, इसमें जो हम लोग का वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज एक टर्म होता है, और जो करंट है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये आप लोग का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप लोग को टी को डिनोट कर रहा है, टाइम को, और ये वोल्टेज को। ठीक है, ये वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? डीसी करंट में यहाँ से मान लीजिए कि कोई पॉइंट से वोल्टेज यहाँ पे मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो 10 अगर वोल्टेज है तो टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 10 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, 10 वोल्ट ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब हम लोग फ़ोन का जो चार्जर यूज़ करते हैं, फ़ोन का चार्जर, उसमें क्या होता है दोस्तों? आप लोग का तो घर में जो आता है वो एसी करंट आता है। हम लोग का जो घर में टोटल सप्लाई है वो मैक्सिमम जो है वो एसी करंट होता है। तो चार्जर क्या करता है? आप लोग का जो एसी है उसको डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, एसी में जो डीसी को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग का चार्जर यूज़ होता है। फिर जो बैटरी है, जो सेल होता है, वो सब भी जो है वो डीसी करंट को मतलब फॉलो करता है। ठीक है, उसमें डीसी करंट अप्लाई होता है। और दोस्तों जो एसी करंट है, तो एसी करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे कि यहाँ पे कोई
ये ग्राफ है, ठीक है, ये आप लोग का वोल्टेज है, ये आप लोग का टाइम है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर कोई वोल्टेज है तो वो आप लोग का बढ़ता भी है और फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ये फ्रीक्वेंसी में काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और दोस्तों हमारे घर में जो भी अप्लाइंसेस होते हैं, एसी, टीवी या रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है वो एसी करंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो चार्ज है, चार्ज से रिलेटेड एक लॉ होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे कोई बॉडी है, और इसमें अगर Q1 चार्ज है, कोई भी बॉडी है दोस्तों, इसमें तो कोई ना कोई चार्ज होगा ही, ठीक है, और इसमें Q2 चार्ज है, ठीक है, इसमें Q2 चार्ज है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो R है, तो इन दोनों जो बॉडी है इनके बीच में यहाँ पे जो चार्ज अप्लाई हो रहा है, मतलब चार्ज जो प्रेजेंस है, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो चार्ज है उसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो चार्ज है उसको इस तरफ। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है आप लोग का, फोर्स इक्वल टू K(Q1) इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है आप लोग का, Q1 क्या है, पहला चार्ज, Q2 है जो दूसरा चार्ज, और R क्या है, जो यहाँ डिस्टेंस था उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो K है दोस्तों आप लोग का, K वो क्या होता है आप लोग का, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। पहले दोस्तों हम लोग जो F निकालते हैं ना, वो ऐसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट लेते हैं, उसको हम लोग K बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग K कांस्टेंट को लिए, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सब आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स जो है, अगर दो कोई Q1 बॉडी है और Q2 बॉडी है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है, K मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों ये जो कंडीशन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये आप लोग का हर एक कंडीशन में नहीं लगता है, ठीक है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर आप लोग का सेम चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे इस बॉडी में अगर प्लस चार्ज है और इस बॉडी में अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, दोनों में अगर चार्ज जो है प्लस है, चार्ज जो दोस्तों होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। और दूसरा होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे अगर प्लस है, एक कंडीशन प्लस है एक कंडीशन माइनस, अगर दोनों का जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा, तब वो क्या होगा, आप लोग को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों स्कूल में ही कि जो डिफरेंट चार्ज है, या फिर अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं या लाइक चार्ज भी बोलते हैं, तो जो लाइक चार्ज है दोस्तों वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हिंदी में बोलेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट करके सभी चीज़ डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है A, ठीक है, और कोई बॉडी है B। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया A है और ये B है। मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग डेफिनेशन को याद करेंगे तो उतना समझ नहीं आएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ कोई A पॉइंट है और यहाँ कोई B पॉइंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी मान लेते हैं Q है, ठीक है, Q1 है यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होता है आप लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, PD से हम लोग इसको लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई यूनिट चार्ज को, ये यूनिट चार्ज एक तो है, तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो हम लोग काम करते हैं, किया गया कार्य होता है, वर्क डन होता है वही, और डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो उन दोनों का ही जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि Q1 चार्ज है, उसको हम लोग काम किए तो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट Q, ठीक है। यानी कि इस जो मतलब कि जो Q1 है, यहाँ पे Q1 है, ठीक है, ये जो Q1 चार्ज है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना जो हम लोग काम किए, वर्क डन किए, डिवाइडेड बाय जितना हम लोग चार्ज को लेके गए, ठीक है, कंटेंट किए, जितना कैरी किए वो चार्ज। तो ये आप लोग का हो गया W/Q1, यानी कि वर्क डन पर यूनिट कूलम, ठीक है, जितना हम लोग का चार्ज है उतना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, W मतलब वर्क का क्या होता है आप लोग का, जूल होता है, ठीक है, और Q1 चार्ज का क्या होता है, C होता है। तो ये भी आप लोग का एक दूसरा यूनिट आ गया, ठीक है। आप लोग को कई एग्जाम में बोलता है दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो सबको पता है कि वोल्ट होता है,
वोल्ट होता भी है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को जूल पर कूलम दे देगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जूल पर कूलम जो है वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, ठीक है, और वोल्ट भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा स्कूल में। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई ये वायर है मान लीजिए, ठीक है, कोई ये वायर है, ठीक है, तो इसमें ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर के थ्रू अगर कोई करंट पास कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज भी क्या हो रहा है, अभी मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। जो हम लोगों ने करंट, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि करंट को कैरी करके यहाँ लाए, तो दोस्तों ये ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो हम लोग ज़्यादा मतलब कि चार्ज को लेके जाएंगे, ज़्यादा काम होगा, और उससे क्या होगा, ज़्यादा अगर चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो ये दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। ये आई क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो वी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और आई मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर। ये क्या है आप लोग का, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आप लोग का प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो ये रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अभी ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का आर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अभी हमने टर्म पढ़ा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है इस जगह से इस जगह, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक प्रॉपर्टी होता है जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, अवरोध, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोध डालता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है यहाँ से मूव करना इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो ये चाहता है इधर से मूव करना, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ये हर एक कंडक्टर में होती है, ठीक है। वो क्या करता है कि अगर ये मूव करना चाहता है तो इसको अपोज करता है, ठीक है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, अवरोध करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में रहता है तो इस तरह से, ये आप लोग का सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस का। और इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा V बराबर आई आर, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर यहीं रह जाएगा, V अपॉन आई इजकल टू आर। तो ये आप लोग का रेजिस्टेंस हो गया V अपॉन आर, ठीक है, V अपॉन आई, सॉरी, ठीक है, V अपॉन आई क्या हो गया आप लोग का, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इसका एक और यूनिट क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, वोल्ट है, सॉरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट होता है, वोल्ट होता है, और आई का क्या होता है, करंट का एम्पियर होता है, ठीक है। तो एक तो ओम होता है इसका यूनिट, हम लोग दूसरा यूनिट भी पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ओम, सॉरी, रेजिस्टेंस का क्या होता है एक और यूनिट, वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, ठीक है, इसका भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आप लोग का यूनिट है, ठीक है, जैसे ओम है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग का मेटल है तो उसमें भी रेजिस्टेंस सेम होगा, नॉन मेटल है तो उसमें भी रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला क्या है फैक्टर हम लोग का, पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुचालक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है इतना, ठीक है, ये आप लोग का कंडक्टर है, तो इसका देखिए लेंथ कितना, इतना है, अगर इसको हम लोग इतना लंबा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो लेंथ है आप लोग का, जो लेंथ है कंडक्टर का, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना लंबा, देखिए यहाँ पे समझिए, जितना लंबा अगर आप लोग का
लेंथ होगा उससे क्या होगा, आप लोग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूव करने में ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस लगेगा। जितना लंबा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा है, ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को यहाँ से इतना दूर ही ट्रैवल करना है, तो अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, उसमें कम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है आप लोग का एग्जाम में कि अगर लेंथ बढ़ा देंगे कोई कंडक्टर का या कोई भी मतलब वायर का, तो उसमें क्या होगा, चेंजेस क्या आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप लोग का क्या होगा, उसका बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा कोई भी कंडक्टर का या वायर का, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोग को बोला दोस्तों, ये कोई वायर है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, ये वाला जो चीज़ है, जैसे कि हम लोग कोई वायर देखते हैं दोस्तों, तो उसका जो ये वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर हम लोग वायर को यूज़ करते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन, जो ऊपर का सरफेस होता है वो क्या होता है, सर्कल, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो ये सर्कल है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर जितना हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये क्या है, इसका जो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है आप लोग का छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसका आप लोग का ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग का ज़्यादा होगा क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम अप्लाई होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना आप लोग का कम जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो घटने लगेगा, ठीक है, और अगर हम लोग एरिया को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। थर्ड फैक्टर है दोस्तों, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग मटेरियल का बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था स्टार्टिंग में कि अगर हम लोग कोई नॉन मेटल लेते हैं या मेटल लेते हैं या फिर कोई भी मतलब कि जैसे कि एक होता है गोल्ड, ठीक है, ये आप लोग का मेटल है, और इसी जगह हम लोग बात करेंगे आयरन, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें जो गोल्ड है ये आप लोग का दूसरा मेटल है, मटेरियल दूसरा है, और ये आप लोग का आयरन दूसरा मटेरियल। तो क्या होता है कि जो गोल्ड है इसमें आप लोग का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन टू आयरन, ठीक है। यानी कि जो गोल्ड है उसमें जो आप लोग का रेजिस्टेंस है वो लेस होगा, ठीक है, और जो आयरन है इसमें आप लोग का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसमें अगर आप लोग का करंट अच्छा से फ्लो हो जा रहा है तो उसमें आप लोग का रेजिस्टेंस जो है वो कम लगेगा तब ना वो अच्छा से फ्लो हो जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, आप लोग का रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का रेजिस्टेंस कम है तभी वो अच्छा से फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, उससे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस पर भी आप लोग का रेजिस्टेंस जो है वो कम बेसी होता है, ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ लेंथ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एरिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का एक फॉर्मूला बन के आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे तो आप लोग का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से क्या होता है, एक रो आ जाता है एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए भी होता है, ठीक है। और जो रो है ये क्या आप लोग का नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग मटेरियल को चेंज करेंगे तो रो भी चेंज हो जाएगा, और उसी हिसाब से ये दोनों फैक्टर जो है लेंथ और एरिया वो भी आप लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छा से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जब 2 3 4 कितने भी अगर रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, 2
या 3 या 4 जब हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस है। सीरीज़ कहने का मतलब है दोस्तों, ये आप लोग को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये क्या हो गया, आप लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर, तो सीरीज़ कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, तो ये दोनों एक ही लाइन में होंगे। देखिए एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और दोस्तों एक होता है पैरेलल कनेक्शन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों को अगर हम लोग यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस, तो इसके बदले हम लोग एक इक्विवेलेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के बदले ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को यूज़ करने के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट एक ही को यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम लोग का दोस्तों क्या होता है, इक्विवेलेंट, यानी कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R, इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यानी कि ये सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 ओम का था और ये 20 ओम का था, ठीक है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को हटाना है और एक ऐसा रजिस्टर यूज़ करना है जो कि इन दोनों का काम कर दे, तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देने से 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो दूसरा है दोस्तों हम लोग का पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर, ठीक है, समांतर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं अब फिगर के थ्रू, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रजिस्टेंस को ऐसे अप्लाई करके यहाँ से एक बैटरी में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये फिगर के थ्रू आप लोग को अच्छा समझ आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक और रजिस्टर लगा दिए, ठीक है, और यहाँ से एक और रजिस्टर लगा दिए। टोटल कितना रेजिस्टेंस आ गया, R1, R2 और R3, ठीक है। ये आप लोग का 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है, 3 रजिस्टर यूज़ कर दिए हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग बोलेंगे, ये तो आप लोग का पैरेलल में, देखिए सीरीज़ में क्या हो रहा था, एक लाइन में लगा हुआ था दोनों। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को यहाँ लगा है, फिर यहाँ लगा है, यहाँ लगा, तो ये आप लोग का पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल इससे ईजिली आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का R इक्विवेलेंट, अगर इन तीनों को हम लोग हटा के कोई अगर एक और रजिस्टर को यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होता है आप लोग का, ये आप लोग का होता है 1/R, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आप लोग का होता है R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि एक तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 4 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2, 1, यहाँ पे हम लोग का जो R1 हम लोग यहाँ लिए थे, R1 R2, उसको बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8, ठीक है। तो कई स्टूडेंट दोस्तों क्या करते हैं कि ये आंसर लिख देते हैं 7/8 ओम, ठीक है, R इक्विवेलेंट। लेकिन ये गलत है दोस्तों, हम लोग को R इक्विवेलेंट पूछा है, ये तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7/8 है, इसको हम लोग पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो 1 है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको पलट दे रहे हैं, ठीक है। R को ऊपर, R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जा रहे हैं और 1 को नीचे ले आ रहे हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो 7/8 है उसको क्या कर देंगे, 8/7 ओम। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग जो निकाल रहे थे 7/8, ये आप लोग का 1/R इक्विवेलेंट था, ठीक है। लेकिन हम लोग का R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 8/7। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। एक टर्म होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हीटिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि दोस्तों हम लोग कोई भी वायर को देखेंगे कि अगर बहुत टाइम तक उसमें से अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट घर में यूज़ होता है उसको भी देखिएगा, बहुत टाइम तक अगर वो चालू रहता है तो वो गर्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये आप लोग का हीटिंग है, हीट है, ठीक है। हीट यानी कि हीट भी एक एनर्जी है। हीट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो हीट क्या होता है आप लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है, I²। यानी कि अगर हम लोग जैसे जैसे
करंट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे जो हीट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर घर में भी अगर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जैसे कि टीवी है या फिर आयरन्स भी है, कोई वायर भी है, तो उसमें अगर जितना टाइम ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो हीट है और किस पे डिपेंड करता है, आप लोग का तो करंट पे डिपेंड करता ही है। ठीक है, कि कितना ज़्यादा हम लोग करंट अप्लाई करें। और एक चीज़ पे क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे कैसे करता है दोस्तों, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करेगा, अगर कोई करंट ऐसे फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो रेजिस्ट करेगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा। अगर किसी को कोई चीज़ जाने से अगर रोकेगा तो क्या होगा, एनर्जी का मतलब कि एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, हिंदी में बोलते हैं एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसको अगर हम लोग रोक, एनर्जी जनरली उत्पन्न नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसको कोई रजिस्ट कर रहा है, तो रजिस्ट करने से क्या हो रहा है, इसका जो हीट है, यहाँ जो एनर्जी है, सॉरी एनर्जी जो है वो इसमें कंजर्व मतलब कि चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के कारण आप लोग का जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जितना अगर हम लोग का हीट, सॉरी जितना हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग का हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। और एक चीज़ होता है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यानी कि जितना टाइम के लिए हम लोग अगर करंट फ्लो कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, सॉरी मतलब अगर करंट अप्लाई होगा तो रेजिस्टेंस तो अप्लाई होगा ही। ठीक है, तो जितना टाइम के लिए अगर हम लोग करंट अप्लाई करेंगे तो उतना ही हिसाब से ये हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या निकल के आ गया फॉर्मूला, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इसको दोस्तों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हीट है, तो हीट का यूनिट क्या होता था, जूल होता था। उष्मा भी तो एक एनर्जी है ना, तो हीट भी, तो हीट को ही हम लोग हिंदी में उष्मा बोलते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पावर पढ़ा था, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली हम लोग का पावर क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है लेकिन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, वर्क भी तो एक एनर्जी है। ठीक है, तो वर्क भी तो एनर्जी ही है। अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं तो यानी कि क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वर्क भी बोल सकते हैं कि आप लोग का एनर्जी होता है। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आप लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी। अभी हम लोग ने बात की दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट में क्या एनर्जी होती है, तो हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो हीट एनर्जी होती है, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, यहाँ पे हीट एनर्जी क्या निकला था हम लोग का, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और टाइम है तो टाइम का टी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा आप लोग का इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप लोग को बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, आप लोग को टाइम दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आई मल्टीप्लाई आई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 आई है तो आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर आर हो जाए। तो आई आर क्या होता है दोस्तों हम लोग का, पोटेंशियल डिफरेंस होता था। V बराबर क्या होता था, आई आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का, यानी कि EP बराबर इलेक्ट्रिकल पावर बराबर V इंटू आई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो दोनों आप लोग का हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सभी टाइप के टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जो भी आप लोग के इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 100 वाट शक्ति यानी 100 वाट पावर वाले हीटर द्वारा 2 मिनट में उत्पादित ऊष्मा क्या होगा, यानी कि हीट कितना उत्पन्न होगा। अगर कोई 100 वाट का हीटर है, 2 मिनट तक लिए उसको यूज़ करेंगे तो कितना उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि हम लोग को हीट पूछ रहा है। ठीक है, और हम लोग को दिया क्या क्या हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है आप लोग को, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया था कि पावर क्या होता है, हीट पर यूनिट टाइम होता है। हीट यानी कि क्या, एनर्जी। ठीक है, हीट जो है यहाँ पे तो हीट एनर्जी ही है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें तो हीट एनर्जी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है,
एच बोल रहा है, ठीक है, यानी कि हीट फाइंड कर लें। और क्या क्या दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया, तो इससे हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को रेजिस्टेंस दिया रहता या करंट दिया रहता तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, एच बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो पी इंटू टी हो जाएगा। तो पी कितना दिया हुआ है हम लोग का 100, और यहाँ टाइम क्या में दिया हुआ है, मिनट में, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग जो टाइम लेंगे वो सेकंड में लेंगे, तो मल्टीप्लाई 120 यानी कि क्या हो जाएगा 12,000 जूल, ठीक है। हीट का यूनिट क्या हो जाएगा आप लोग का, जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 12 इंटू 10⁻³ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, यानी कि ये आप लोग का एसी है या आप लोग का डीसी है, तो एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो मैंने आप लोग को पढ़ाने टाइम बोला था दोस्तों, जो हम लोग रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर, ये इसका क्या काम होता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। और उसी तरह दोस्तों अगर डीसी को एसी में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग घर में जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों, इन्वर्टर में क्या होता है, बेसिकली आप लोग का एक बैटरी होता है, बैटरी के साथ इन्वर्टर कनेक्ट होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था दोस्तों, बैटरी जो है वो डीसी सप्लाई करता है, ठीक है, डीसी करंट सप्लाई करता है। तो ये क्या करता है, बैटरी इन्वर्टर को देता है, और ये क्या करता है, डीसी एसी को कन्वर्ट करके और हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है वो डीसी करता है, और क्या बोलते हैं, ये जो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबको पता रहता है कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर चेंज करता है, लेकिन पता नहीं रहता कि डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 कूलम चार्ज निहित चार्ज के बराबर, यानी कि 1 कूलम जो चार्ज होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आप लोग का कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी तार की लंबाई 3 गुना बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध बन जाएगा, कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R/L/A, और यहाँ पे क्या था, रो था, ठीक है। तो ये आप लोग का मटेरियल है तो इसका यूज़ नहीं होगा उतना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग का, लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिए। जैसे कि ये मान लीजिए कि पहले कोई वायर था, ठीक है, अब उसको हम लोग क्या किए, इतना लंबा कर दिए, लेंथ को बढ़ा दिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे हैं, इसका जो लेंथ है यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो छोटा हो गया। तो हम लोग सिर्फ इसका लेंथ को नहीं बढ़ते हुए देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन को भी देखेंगे कि वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी रो को हटा देते क्योंकि मटेरियल कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला। तो एल क्या हो गया आप लोग का, बोला कि लेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि 3 हो गया यहाँ पे। और क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो है आप लोग का क्रॉस सेक्शन वो क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग किसी लेंथ को बढ़ाएंगे 3 गुना या 2 गुना तो उतना ही से कम हो जाएगा आप लोग का क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आप लोग का, 1/3 हो जा रहा है। पहले एरिया जो निकल रहा था वो कितना था आप लोग का, नॉर्मल जो भी 1 था, यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का, और जो इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया 1/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 3 टाइम्स अगर बढ़ाएंगे लेंथ को तो वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग लेंथ को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो कम हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/3 लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी कि रेजिस्टिविटी, यहाँ आप लोग को रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, जो कि उसको फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है आप लोग को, सॉरी, जो रेजिस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो मान लीजिए कि यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। लेकिन जो इसका मटेरियल है, कोई मटेरियल है तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा रेजिस्ट करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जो है, जो हम लोग रो बात कर रहे थे दोस्तों, रो का बात कर रहे थे, वो यही था मटेरियल। जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो आप लोग का डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, ठीक है। जो सॉरी रेजिस्टिविटी है आपका वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो दोस्तों इसमें बोला डीसी करंट में, तो दोस्तों इसमें बोला डीसी सर्किट में करंट को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतिवर्तित प्रतिरोध क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे एग्जाम में 2018 में आया था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिया है आप लोग को बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या करता है, बहुत सारे अगर करंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ करंट है, यहाँ पे कुछ करंट है, और वो भी डीसी में, ठीक है,
डायरेक्ट करंट में, तो इसको अगर हम लोग को एक साथ मेजर करना है तो हम लोग रियोस्टेट जो इक्विपमेंट है रियोस्टेट इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मेरे एग्जाम में आया था 2018 में, इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम लोग करंट को मापने के लिए, या फिर हम लोग वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, ठीक है, अमीटर को यूज़ करते हैं करंट इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, तो ये सब का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियोस्टेट। अब दोस्तों जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का उपयोग क्यों होता है, तो मल्टीमीटर से नाम से ही पता चलता है, मल्टी यानी कि ये सभी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, धारा भी यूज़ करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस भी और वोल्टेज भी, यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इससे हम लोग जो मल्टीमीटर है इससे तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, ठीक है, मापते हैं। तो इसमें बोला दोस्तों यदि हम दिए गए प्रतिरोधों की एक संख्या से अधिकतम प्रतिरोध आवश्यकता होती तो हम जोड़ते हैं उसको। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 4, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4, तो अगर हम लोग को इससे अधिकतम रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो उसको हम लोग क्या में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम पैरेलल जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, सॉरी ऐसे नहीं होता है, पैरेलल में क्या होता है 1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/4 + 1/4, तो ये आप लोग का क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो R क्या हो जाएगा आप लोग का, R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वही हम लोग श्रेणी में जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 होगा। तो ये बोला कि अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम लोग किस में जोड़ेंगे, तो श्रेणी में जोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैंने आप लोग को प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत चालकता की मात्रा क्या होता है, यानी कि कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं उसको जाने देता है, तो एक कंडक्टिविटी भी उसको काम करता है ताकि वो जाए। अगर यही अगर सिर्फ काम करेगा, रेजिस्टेंस ही काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, तो हम लोग का करंट भी नहीं फ्लो होगा। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये आप लोग का सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट क्या होता है, पर ओम होता है। पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं, ठीक है। पर ओम यानी कि 1/ओम, इसको हम, ये भी यूनिट होता है आप लोग का कंडक्टिविटी का। और एक होता है सीमेन भी होता है दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग का ऑप्शन में सीमेन रहेगा तो वो भी आप लोग का कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने की युक्ति कौन सी है, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो हम लोग ऑप्शन से ही देखते हैं। तो डायनामो क्या होता है दोस्तों, डायनामो में होता है कि हम लोग को इसमें मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग का जनरेटर होता है उसमें डायनामो जो लगे रहते हैं उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को अप या डाउन करने का काम करता है, ठीक है, और ये सिर्फ एसी में यूज़ होता है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर का यूज़ हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में होता है, और ये क्या करता है, वोल्टेज को अप और डाउन करता है। विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर ही आप लोग का दोस्तों राइट आंसर है। विद्युत मोटर में हम लोग, जैसे हम लोग घर में भी पंखे लगे रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो, और वो क्या करता है, पंखा को घुमा देता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो मैंने अभी आप लोग को बोला दोस्तों कि इसका यूज़ क्यों होता है, सिर्फ एसी में होता है और वोल्टेज को अप या फिर डाउन करने के लिए होता है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज अप करने के लिए होता है या फिर डाउन करने के लिए होता है। बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप बोलते हैं और स्टेप डाउन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई, यानी कि ये तो हिंदी में लिखा है, ऊंचाई यानी कि बढ़ाने और घटाने में, ठीक है। तो दोस्तों यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, मैंने अभी आप लोग को बोला था दोस्तों एक दो एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर ये है, कोई है और ये इसको अगर हम लोग लंबा कर दिए तो लंबा करने से क्या हो रहा था, हम लोग का 3 गुना लंबा कर रहे थे तो 9 गुना हो जा रहा था, यानी कि बढ़ रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि अगर किसी का तार को लंबा कर रहे हैं या अगर हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो जिसका क्या आप लोग का जो फ्यूज होता है घर में, जो हम लोग घर में फ्यूज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो उसमें क्या होता है आप लोग का जो गलनांक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट
कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है दोस्तों? अगर हम लोग के घर में अचानक से अगर हाई इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो ये तुरंत पिघल जाएगा, गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज जो है वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाने से क्या होगा, हम लोग का जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग का सप्लाई ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको गलनांक जिसका कम होता है उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया और वो सभी टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ लिए या डिस्कस कर लिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास भी कोई साइंस की बुक है तो आप लोग उस बुक से ज़रूर से इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर से आप लोग को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF जो साइंस की हो सकती है, GK की भी हो सकती है, वो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।